गुड इवनिंग क्लास, वेरी वेरी गुड इवनिंग। मैं आपकी बायोलॉजी एडुकेटर जूही मिश्रा और अपने एक नए वीडियो में एक नए की कॉन्सेप्ट के साथ आपका स्वागत है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये क्लास 12th का एक चैप्टर है जिसमें कि हम आज डिस्कस करेंगे कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का, वो कैसा होता है। वॉटसन क्रिक ने जो मॉडल दिया है वो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिशन्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सेशन स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी की जानकारी मैं आपको देती रहूँगी। चलिए आइए सेशन पे आइए और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यहाँ से स्टार्ट करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए। देखो, हम सब जानते हैं कि एवोल्यूशन जब हुआ था ना, तो सबसे पहले आरएनए बना था यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड। लेकिन राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है आरएनए, वो बहुत जल्दी म्यूटेट करता है, वो अनस्टेबल होता है और उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो लेबाइल होता है, जल्दी डिग्रेड कर जाता है। तो इसी के अकॉर्डिंग ये अपने आप ये चेंज हुआ कि डीएनए जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। स्टेबिलिटी के पीछे रीज़न होता है कि जो डीएनए होता है ना, उसमें थाइमीन उसको स्टेबिलिटी देता है, आरएनए में थाइमीन की जगह यूरेसिल होता है। जो डीएनए होता है उसमें जो शुगर होता है उसमें सेकेंड प्राइम कार्बन पे ऑक्सीजन यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता, जो उसको ज़्यादा स्टेबिलिटी देगा। तो देखो, डीएनए जो है वो एक एसिडिक सब्सटेंस है, ठीक है, यानी कि उसमें फॉस्फोरिक एसिड होता है। और इसको पता है, पहली बार फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में देखा था। उन्होंने बताया कि पस सेल एक्चुअली इन्होंने ऑब्जर्व किया था। तो पस जो होता है चोट लगने के बाद वाइट पार्ट, तो देखा कि उसमें से कुछ केमिकल निकल के आए हैं जो इन्होंने देखा कि वो एसिडिक है, उसमें फॉस्फोरिक एसिड है। और चूंकि वो न्यूक्लिन नाम दिया, वो पस सेल के न्यूक्लियस में था तो नाम रख दिया उसका न्यूक्लिन। लेकिन बाद में ये नाम बदला, अल्टमान साइंटिस्ट आए और उन्होंने न्यूक्लिन को बदल के न्यूक्लिक एसिड कर दिया। अब देखो, डीएनए जो होता है वो हर ऑर्गेनिज्म में केमिकली तो सेम होता है, यानी कि डीएनए में न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड में बेस होता है, शुगर होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है, जो सब में सेम है। लेकिन हर ऑर्गेनिज्म में डीएनए की जो लेंथ होती है, वो कितने न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है, ये चीज़ वेरिएबल है, ये अलग अलग है। 1953 में ना दो साइंटिस्ट आए थे, एक जेम्स वॉटसन आए थे और एक फ्रांसिस क्रिक आए थे। तो आप जैसा कि यहाँ देख पा रहे हो, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, इन्होंने क्या किया था, वॉटसन क्रिक का मॉडल इन्हीं के नाम पर है। तो दो चीज़ों पर क्राइटेरिया को लेते हुए इन्होंने, जेम्स वॉटसन और क्रिक ने, एक डीएनए का 3 डायमेंशनल मॉडल प्रपोज किया, जो कि विल्किंस और फ्रैंकलिन के एक्सरे डाइफ्रैक्शन डेटा पर बेस्ड था और साथ में ये चारगाफ्स रूल पर बेस्ड था। चारगाफ रूल जिसके अकॉर्डिंग प्यूरिन जो है, ठीक है, उसका जो मतलब अमाउंट होता है वो पिरिमिडीन के बराबर होता है। एक मिनट, वेट वेट वेट, जस्ट अ मिनट क्लास, अभी स्टार्ट करेंगे वापस से। हाँ, तो मिस पॉइंट पर थे जेम्स वॉटसन, फ्रांसिस क्रिक, और आगे चलते हैं। और ये सब हम कर चुके हैं। अब आप ये देखो यहाँ पे कि रोजलिंड फ्रैंकलिन, ठीक है, और ये स्टूडेंट थी मॉरिस विल्किंस की, इन्होंने दोनों लोगों ने मिलकर के एक्सरे डाइफ्रैक्शन डेटा दिया, जो कि डीएनए, ये आप देख पा रहे हैं जैसा स्क्रीन पर, ये एक्सरे डाइफ्रैक्शन डेटा है डीएनए का। तो इन लोगों ने एक्चुअली बता दिया था कि डीएनए डबल हेलिकल होता है, लेकिन उससे ज़्यादा जो जानकारी है कि उसमें क्या बेसेस होते हैं, क्या हेलिक्स की लेंथ होती है, वो सारी विल्किन वॉटसन क्रिक की थी। तो देखो, एक ये हो गया कि वॉटसन क्रिक का जो मॉडल है वो आपका बेस्ड है, ठीक है, एक्सरे डाइफ्रैक्शन डेटा बाई विल्किंस एंड फ्रैंकलिन।
बाद में जो दूसरा पॉइंट आया वो एरविन चारगाफ का था। अब एरविन चारगाफ इन्होंने बेस रेशियो रूल दिया था। बेस रेशियो रूल यानी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सब कुछ मेंशन्ड है कि जो अमाउंट होता है, चूंकि डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, आपको मालूम है 2 एंटी पैरेलल चेन होती है। तो जैसा ये है कि डीएनए अमाउंट है, मतलब डीएनए का जो एक स्ट्रैंड है उसमें जितना एक चेन पर एडेनिन होगा दूसरे पर उतना ही थाइमिन होगा, बिकॉज एडेनिन हमेशा थाइमिन से पेयर करता है, गुआनिन हमेशा साइटोसिन से पेयर करता है, और ये इसको बेस रेशियो रूल बोलते हैं। ये तीनों साइंटिस्ट आप एक साथ देख रहे हैं, क्रिक को देख रहे हैं, वॉटसन को देख रहे हैं, विल्किंस को देख रहे हैं। इन लोगों को, तीनों लोगों को 1962 में ना नोबेल प्राइज दिया गया था। अब देखो ये वाली जो बात है कि डीएनए के दोनों चेन आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, जितना एक चेन में प्यूरिन होता है उतना ही दूसरे चेन में पिरिमिडीन होता है, ये पता है डीएनए की स्पेशल प्रॉपर्टी है, क्योंकि डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। अब ये बेस रेशियो रूल दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू आरएनए, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, ये आरएनए के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब यहाँ से देखिए स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जो पॉइंट्स आपको बोर्ड एग्जाम में भी लिखने हैं, जिसमें नीट में भी क्वेश्चंस आते हैं। तो वॉटसन क्रिक का ये मॉडल 1953 का जिन्होंने बोला कि डीएनए जो होता है वो हेलिकली कॉइल्ड है। अब आपको मैं बताऊं कि जैसे ये वायर है, तो आप जानते हैं अगर आप 2 वायर को लेके इस तरीके से राइट हैंड कॉइलिंग, क्योंकि हमारे बॉडी में जो डीएनए होता है वो राइट हैंडेड होता है, तो इस तरीके से अगर आप इसको राइट हैंडेड कॉइल करें तो ये स्पाइरल कॉइलिंग शो करता है। अब जब ये कॉइल होगा तो कॉइल होने पर आप देख सकते हैं साइड में गड्ढे डेवलप होते हैं, जिसको पता है ग्रूव्स कहते हैं। तो आप ये समझिए कि डबल हेलिक्स होता है, कॉइलिंग राइट हैंडेड होती है। ये एक इसको पता है बी डीएनए कहा जाता है या बी फॉर्म डीएनए कहा जाता है, जो डीएनए का बहुत कॉमन मॉडल है, और ऑलमोस्ट जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका डीएनए बी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये बहुत सारे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स को मिला करके बनता है। क्या क्या फीचर्स हैं डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल के, जो वॉटसन क्रिक ने 1953 में दिया था। नीट का भी ये क्वेश्चन है कि डीएनए का, जैसे ये डीएनए की मान लो चेन है, तो जो चेन का बैकबोन होता है वो किस केमिकल का बना है, तो ये पता है शुगर और फॉस्फेट का होता है। और शुगर और फॉस्फेट, तो शुगर फॉस्फेट जुड़ा होगा, और जो शुगर है उसी शुगर के पहले कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस होता है जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ता है। तो बेस चेन में अंदर की तरफ होता है, जैसे अब ये डबल हेलिकल डीएनए है, तो ये जो धागा आपको दिख रहा है वो शुगर और फॉस्फोरस का बना है। और आप जब स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको दिखेगा एक बेस दूसरे से पेयर करेगा, दूसरे से तीसरे से ऐसे पेयर करेगा, एक प्यूरिन दूसरे पिरिमिडीन से। तो ये जो आप देख पा रहे हैं बेसेस जो होंगे वो ऐसे अंदर की तरफ होंगे, दोनों साइड से अंदर की तरफ होंगे। ये बता रहा है कि जो डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबलाइज होता है। दोनों चेन एंटी पैरेलल है। आप जानते हैं कि डीएनए की एक चेन जिसकी पोलैरिटी 5 प्राइम से 3 प्राइम होती है, तो दूसरे वाले चेन की पोलैरिटी ना 3 प्राइम से 5 प्राइम होती है। और कौन सा बॉन्ड है जो डीएनए के स्ट्रक्चर में कॉम्प्लीमेंट्री चेन्स को स्टेबलाइज करेगा, तो योर आंसर विल बी वीक हाइड्रोजन बॉन्ड। कमजोर होता है ये बॉन्ड, आसानी से टूट जाता है, क्योंकि रेप्लिकेशन के दौरान हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है, वापस से बनता है। एडेनिन और थाइमिन का ना मॉलिकुलर वेट सेम होता है, इनका इक्विमोलर वेट होता है, इसीलिए थाइमिन एडेनिन को पार्टनरशिप करता है, और गुआनिन और साइटोसिन का जो इक्विमोलर वेट है बराबर है, तो इनके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। तो प्यूरिन के सामने हमेशा, अब आप जैसे ये एक चेन है, इस पे अगर एडेनिन है तो इसके सामने जो चेन आएगी उस पे आपको हमेशा थाइमिन मिलेगा। अगर इधर गुआनिन है तो जो उसके सामने चेन आएगी हमेशा उसमें आपको साइटोसिन मिलेगा। तो इसका मतलब एक प्यूरिन के सामने हमेशा एक पिरिमिडीन आता है। अब ये जो 2 चेन है, जैसे आप ये देख पा रहे हैं हेलिकल कॉइलिंग है, 2 एंटी पैरेलल चेन होती हैं, अपोजिट डायरेक्शंस में होती हैं।
तो इनके बीच में पता है कैसे एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस होती है दोनों चेन के बीच में, ये 20 एंगस्ट्रॉम की होती है। अगर आप इसको नैनोमीटर में एक्सप्लेन करें तो पता है बच्चे ये 2 नैनोमीटर 20 एंगस्ट्रॉम 2 नैनोमीटर के बराबर है। ये दोनों चेन की कॉइलिंग राइट हैंडेड है। अब जैसे आप 2 चेन को लेकर के ऐसे कॉइल करते हैं, तो आप जब कॉइल कर रहे हैं तो आप ये समझ रहे हैं कि हेलिक्स बन रहा है, स्पिरलिंग हो रही है, कॉइलिंग हो रही है। तो क्या होता है कि साइड साइड में गड्ढे आ जाते हैं। बड़े वाले गड्ढे को मेजर ग्रूव कहते हैं, छोटे वाले को पता है माइनर ग्रूव कहते हैं। और ये जो रोटेशन हो रही है, ये जो हेलिक्स बन रहा है, एक हेलिक्स की जो लेंथ है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। तो 34 एंगस्ट्रॉम का मतलब हो गया 3.4 नैनोमीटर। आई बात समझ में? और ये भी समझिए कि 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है कुल मिलाकर के। यानी कि जैसे ये एक बार कॉइलिंग हुई तो एक रोटेशन पे 10 बेस पेयर जो हैं वो मिलेंगे स्ट्रक्चर में। 2 बेस पेयर, अब एक बार कॉइलिंग हुई तो एक बार कॉइलिंग होने के बाद क्या होता है कि एक पूरे टर्न पे 10 बेस पेयर्स हैं। तो 2 बेस पेयर के बीच में भी जो दूरी होती है ना वो कांस्टेंट होती है। वो पता है 3.4 एंगस्ट्रॉम यानी कि 0.34 नैनोमीटर होती है। ठीक है, 2 चेन के बीच की स्टैंडर्ड दूरी 20 एंगस्ट्रॉम 2 नैनोमीटर के बराबर। एक हेलिक्स की लेंथ 34 एंगस्ट्रॉम 3.4 नैनोमीटर के बराबर। 2 बेस पेयर के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम यानी कि 0.34 नैनोमीटर होती है। उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हो हेलिकल स्ट्रक्चर देख रहे हो डीएनए का। लिखा हुआ है कि जो चेन्स का जो अटैचमेंट है, ये जो कंप्लीमेंटेशन है, ये जो स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड की बनी हुई होती है। ठीक है, स्ट्रक्चर में जैसे आप कॉइलिंग कर रहे हैं तो कॉइलिंग करने पर जो छोटा गैप आता है वो माइनर, जो बड़ा आता है वो मेजर। माइनर ग्रूव की जो लेंथ है वो 12 एंगस्ट्रॉम होती है, मेजर की 22 होती है। 12 और 22 यानी एक मेजर और एक माइनर को आप जोड़ दें तो एक कंप्लीट हेलिक्स बनता है जिसकी लेंथ 34 एंगस्ट्रॉम बताई गई है। नैनोमीटर में 3.4 होती है। अब ये ध्यान देना है कि प्यूरीन के सामने पिरिमिडीन आएगा तो पिरिमिडीन के सामने हमेशा प्यूरीन आएगा। जैसा कि स्ट्रक्चर में भी आपको दिख रहा है, ये जो रेड कलर से है वो शुगर और फॉस्फोरस का बैकबोन है। आपको जो बीच में ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये स्ट्रक्चर नाइट्रोजनस बेस का है। तो आपको ये भी दिख रहा है कि बेस हमेशा शुगर से लगा होता है अंदर की तरफ, फॉस्फोरस भी शुगर से लगा होता है, लेकिन ये स्ट्रक्चर का क्या बनाता है? ऑलवेज बैकबोन बनाता है। ये सर फ्रांसिस क्रिक हैं। ठीक है, तो पता है इन्होंने ना सेंट्रल डॉगमा भी प्रपोज की है। सेंट्रल डॉगमा का मतलब होता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जो आधार है, जो बेसिक सिद्धांत है जिस पर ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डिपेंड करती है। डीएनए बनाता है, मैकेनिज्म को रेप्लिकेशन बोलते हैं। डीएनए ही आरएनए बनाता है, मैकेनिज्म को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। आरएनए प्रोटीन बनाता है, मैकेनिज्म को ट्रांसलेशन बोलते हैं। आई बात समझ में? तो डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन, ये यूनिलेटरल जेनेटिक इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है इसको सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो आप इस टॉपिक को रिवाइज करिए, डीएनए के स्ट्रक्चर को समझते रहिए। अगली क्लास में मैं आपको डीएनए का पॉलीमॉर्फिज्म बताऊंगी, रिलेटेड सारे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। टिल देन मेरे साथ बने रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।